तो आज हम सब मिलकर हजारों साल पीछे चलने वाले हैं, एक जबरदस्त सफर पर। यह कहानी है कि कैसे छोटी छोटी बस्तियों और बिखरे हुए कबीलों से भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बिल्कुल जीरो से बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ जमीन जीतने की बात नहीं है, ये एक आइडिया को बनाने की, एक पूरे समाज को गढ़ने की, और हां, इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ देने की कहानी है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी साम्राज्य ना रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी विचार में जिसने हम इंसानों के जीने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और वो क्रांति थी खेती की। सोचकर देखिए, करीब 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ जैसी जगहों पर इंसानों ने घूमना फिरना छोड़ा और एक जगह बसना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खेती सीख ली थी, फसलें उगाई, जानवरों को पाला, और बस यहीं से नींव पड़ी उन पहले गांव की जो आगे चलकर महान सभ्यताओं का बेस बनने वाले थे। और इन्हीं गांवों से जन्म हुआ भारत के पहले शहरी करिश्मे का, एक ऐसी जबरदस्त सिविलाइजेशन जो अपने समय से मतलब सदियों आगे थी। वो आज भी हमें हैरान करती है, और हां, उसका अंत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए थोड़ा इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप 250 ईसा पूर्व के एक हड़प्पन सिटी प्लानर हैं। आपके शहर बिल्कुल सीधी ग्रिड पर बने हैं, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, और हर घर में, सोचिए, हर घर में एक कमाल का ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम है। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। और इसका जो स्केल था ना, वो तो बस कमाल ही था। ये लोग सिर्फ घर नहीं बना रहे थे, ये बना रहे थे विशाल स्नानागार, अनाज रखने के बड़े बड़े गोदाम, और सबसे हैरान करने वाली बात, एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी इतने बड़े इलाके में। मतलब ये समाज कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहा होगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। कैसे? क्या मौसम बदला? क्या बाहर से कोई हमला हुआ, या कोई और वजह थी? सच तो यह है कि हम आज भी पक्के तौर पर नहीं जानते। बस उनके वो शानदार शहर खंडर बन गए, और उनकी कहानी वक्त की धूल में कहीं खो सी गई। अब उन शहरों के खंडहरों पर एक एकदम ही अलग तरह के समाज ने जन्म लिया। शहरी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा। ये एक ग्रामीण, एक कबीलाई दुनिया थी, और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों के भजनों से। तो एक तरफ थे हड़प्पा के लोग, शहरी, व्यापारी, जबरदस्त प्लानर, और दूसरी तरफ थे ये शुरुआती वैदिक लोग जो कि पशु चराने वाले कबीले थे। मतलब उनकी राजनीति, उनका समाज, सब कुछ एकदम अलग था। उस दौर में दौलत का मतलब जमीन या सोना चांदी नहीं था। दौलत का मतलब था मवेशी, खासकर गायें। गायें इतनी जरूरी थीं कि ज्यादातर लड़ाइयां भी इन्हीं मवेशियों के झुंडों के लिए होती थीं। इन लड़ाइयों को गविष्ठी भी कहते थे। और हां, सारी पावर किसी एक राजा या मुखिया के हाथ में नहीं होती थी। उस समय सभा और समिति जैसी असेंबलीज होती थी, जहां कबीले के लोग इकट्ठा होते थे और मिलकर फैसले लेते थे। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का शुरुआती लोकतंत्र था जो आम सहमति से चलता था। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। समय के साथ ये कबीले एक जगह बसने लगे, और देखते ही देखते भारत का पॉलिटिकल मैप एक बार फिर पूरी तरह से बदलने लगा। ये वो दौर था जब बड़े बड़े और ताकतवर राज्यों का उदय हो रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इस सबकॉन्टिनेंट में 16, जी हां, 16 बड़े राज्य बन चुके थे। इन्हें ही हम महाजनपद के नाम से जानते हैं, और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी लोहा। लोहे की टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया। लोहे के औजारों से जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती बढ़ी, और जब ज्यादा अनाज हुआ तो आबादी भी बढ़ी, और फिर से बड़े बड़े शहर बसने लगे। और इन सारे राज्यों में एक नाम सबसे आगे निकल रहा था, मगध। और इसी मगध की धरती से जन्म हुआ भारत के पहले साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। ये वो पल है जहां हमारी कहानी की सारी कड़ियां आकर मिलती हैं, और यहीं हमारी मुलाकात होती है इतिहास के एक सबसे महान सम्राट से, अशोक। इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इसे और बढ़ाया, लेकिन ये उनके पोते अशोक थे
जिन्होंने इस साम्राज्य को न सिर्फ इसकी बुलंदियों पर पहुंचाया बल्कि इसे एक ऐसा मोड़ दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने शासन के शुरुआती दौर में अशोक एक बहुत ही एम्बिशियस और कुछ हद तक कहें तो एक क्रूर शासक थे। उनका सिर्फ एक ही सपना था, अपनी ताकत के जोर पर पूरे सब कॉन्टिनेंट को जीत लेना, अपने साम्राज्य में मिला लेना। और फिर हुआ कलिंग का युद्ध। सिर्फ एक लड़ाई में 1 लाख से ज्यादा जानें चली गईं। तबाही का वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उस युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। धम्म यानी सही आचरण और नैतिकता का रास्ता। यकीन मानिए, इतिहास में किसी सम्राट के बदलने की ये सबसे बड़ी और सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। लेकिन शांति का रास्ता अपनाने का ये मतलब नहीं था कि साम्राज्य कमजोर हो गया था। बिल्कुल नहीं। अशोक का साम्राज्य बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी तरह से चलता था। एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक विशाल सेना थी और पूरे साम्राज्य पर नजर रखने के लिए अधिकारियों और जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो अब सवाल यह था कि अशोक ये कैसे पक्का करते कि उनका शांति और करुणा का ये नया संदेश लोगों तक पहुंचे और हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने अपने संदेश को पत्थर पर लिखवा दिया, हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह चट्टानों और खंभों पर अपने धम्म के उसूलों को खुदवा दिया। उन्होंने स्तूप बनवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दूतों को भारत से बहुत दूर दूर तक भेजा, श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र तक, ताकि ये शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैले। ये एक तरह से एक नैतिक साम्राज्य था। और अशोक की वो विरासत आज भी हमारे साथ है, जिंदा है। सारनाथ में उनका बनवाया गया सिंह स्तंभ आज आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह हमें हर रोज उस सम्राट की याद दिलाता है जिसने तलवार के ऊपर शांति को चुना। तो ये थी कबीले से साम्राज्य तक के हमारे सफर की मंजिल। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि एक स्थायी विरासत, एक ऐसी लेगेसी जो हजारों साल चले, वो आखिर बनती किससे है? सैन्य ताकत से या विचारों की ताकत से? शायद अशोक की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत तलवार की नहीं होती। असली जीत उस विचार की होती है जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरे।